नमस्कार, मैं डॉक्टर नवनीता भाटिया एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल द सिंप्लीफाइड हिंदी में। आज मैं जिस विषय से संबंधित अपनी वीडियो आप सबके सामने लेकर आई हूँ, उसे मैंने कक्षा 9वीं में से लिया है। सांवले सपनों की याद नामक पाठ जाबिर हुसैन द्वारा रचित है। जाबिर हुसैन का जन्म सन 1945 में बिहार में हुआ था। वे एक श्रेष्ठ लेखक होने के साथ साथ एक कुशल राजनीतिज्ञ भी हैं। इनकी बहुत सी प्रसिद्ध रचनाएं हैं, जिनमें से एक है सांवले सपनों की याद। यह एक संस्मरण है। संस्मरण क्या होता है? जो कि किसी की याद में लिखा जाता है। इसमें उन्होंने संस्कृत के साथ साथ उर्दू तथा तद्भव शब्दों का भी प्रयोग किया है। इस संस्मरण में प्रसिद्ध पक्षी प्रेमी सालीम अली के व्यक्तित्व का प्रभावपूर्ण चित्र खींचा गया है। लेखक ने इस पाठ में सालीम अली को याद करते हुए उनसे संबंधित अपनी जितनी भी यादें हैं उनका वर्णन करने की कोशिश की है। लेखक कहते हैं कि सुनहरे परिंदों के खूबसूरत पंखों पर सवार सांवले सपनों का एक हजूम मौत की खामोश वादियों की ओर अग्रसर है। कोई रोक टोक सके कहाँ संभव है। कहते कि सुनहरे परिंदों के खूबसूरत परिंदे क्या होते हैं? पंछी। तो वो कहते हैं कि सुनहरे परिंदों के खूबसूरत जो पंख हैं उन पर सवार होकर सांवले सपनों का एक हजूम मौत की खामोश वादी की तरफ अग्रसर है, यानी कि खामोश वादी की तरफ चलता जा रहा है। उस हजूम को कोई भी रोक टोक नहीं सकता। इस हजूम होता है जहाँ पर बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए होते हैं। इस हजूम में आगे आगे चल रहे हैं सालीम अली अपने कंधों पर सैलानियों की तरह अपने अंतहीन सफ़र का बोझ उठाए। कहते कि हजूम एक चलता जा रहा है, बहुत सारे लोग चलते जा रहे हैं और उन सब लोगों में सबसे आगे आगे कौन चल रहे हैं? सालीम अली। उन्होंने अपने कंधों पर सैलानियों की तरह अपने अंतहीन, यानी कि जिस सफ़र का कोई अंत नहीं है, उसका उन्होंने बोझ उठाया हुआ है। लेकिन यह सफ़र पिछले तमाम सफ़रों से भिन्न है। कहते कि वे एक अंतहीन सफ़र की ओर तो चल पड़े हैं, लेकिन उनका ये जो सफ़र है उनके पिछले तमाम सफ़रों से भिन्न है, यानी कि अलग है। यानी कि इससे पहले भी सालीम अली सफ़र पर निकलते थे, लेकिन आज का जो सफ़र है वो पिछले सफ़र से अलग है। भीड़ भाड़ की ज़िंदगी और तनाव के माहौल से सलीम अली का ये आखिरी पलायन है। भीड़ भाड़ की ज़िंदगी यानी कि इस संसार में और तनाव के माहौल से सलीम अली का ये आखिरी पलायन है, यानी कि वो आखिरी बार यहाँ से जा रहे हैं। यानी कि इस दुनिया से जहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ है, बहुत ही तनाव का माहौल रहता है, कहते हैं कि वहाँ से वो अपने आखिरी पलायन पर है, यानी कि उनका आखिरी सफ़र यहाँ से शुरू हो रहा है। अब तो वो उन वन पक्षी की तरह प्रकृति में विलीन हो रहे हैं जो जिंदगी का आखिरी गीत गाने के बाद मौत की गोद में जा बसा हो। यहाँ पर उन्होंने सलीम अली की तुलना एक वन पक्षी के साथ की है, यानी कि वन के पक्षी के साथ की है, जो कि अपनी ज़िंदगी का आखिरी गीत गा चुका है और अब वो मौत की गोद में जाकर समा गया है। कोई अपने जिस्म की हरारत और दिल की धड़कन देकर भी उसे लौटाना चाहे तो वह पक्षी अपने सपनों के गीत दोबारा कैसे गा सकेगा। कहते कि चाहे उस मरे हुए पक्षी के अंदर कोई भी अपने जिस्म की हरारत डाल दे, अपने दिल की धड़कन उसको दे दे और ये चाहे कि वो पक्षी दोबारा से वापस लौट आए, लेकिन ऐसा संभव नहीं है। वो पक्षी दोबारा अपने सपनों के गीत नहीं गा सकता है। मुझे नहीं लगता
कोई इस सोए हुए पक्षी को जगाना चाहेगा। लेखक कहते हैं कि मुझे ऐसा नहीं लगता कि इस सोए हुए पक्षी को जगाना कोई चाहता है। कौन सा सोया हुआ पक्षी? यानी कि सलीम अली। वर्षों पूर्व सलीम अली ने कहा था कि लोग पक्षियों को आदमी की नज़र से देखना चाहते हैं। यह उनकी भूल है। ठीक उसी तरह जैसे जंगलों और पहाड़ों, झरनों और आबशारों को वो प्रकृति की नज़र से नहीं, आदमी की नज़र से देखने को उत्सुक रहते हैं। कहते हैं कि सलीम अली ने कई साल पहले कहा था कि लोग पक्षियों को आदमी की नज़र से देखना चाहते हैं। कहते हैं कि ये लोगों की सबसे बड़ी भूल है। जैसे कि जंगलों और पहाड़ों, झरनों और आबशारों को वो प्रकृति की नज़र से नहीं, आदमी की नज़र से देखने के लिए उत्सुक रहते हैं। भला कोई आदमी अपने कानों से पक्षियों की आवाज़ का मधुर गीत सुनकर अपने भीतर रोमांच का सोता फूटता महसूस कर सकता है? कहता है कि क्या कभी ऐसा हो सकता है कि कोई भी आदमी अपने कानों से पक्षियों की आवाज़ को सुने और उनके आवाज़ में जो मधुर संगीत उसे सुनाई देता है, उसे अपने अंदर समेट ले और उसे ऐसा लगे कि उसके अंदर से एक रोमांच का झरना जो है वो फूट रहा हो। एहसास की ऐसी ही एक उबड़-खाबड़ ज़मीन पर जन्मे मिथक का नाम है सलीम अली। कहते एक ऐसे ही इंसान यानी कि सलीम अली ने इसी उबड़-खाबड़ ज़मीन पर जन्म लिया। पता नहीं इतिहास में कब कृष्ण ने वृंदावन में रासलीला रची थी और शौक गोपियों को अपनी शरारतों का निशाना बनाया था। अब यहाँ पर वो अतीत में पहुँच जाते हैं और कहते हैं कि पता नहीं कब ऐसा समय था जब कि श्री कृष्ण ने वृंदावन में रासलीला रची थी और गोपियों को अपनी शरारत को का निशाना बनाया था, यानी गोपियों के साथ शरारतें की थी। कब माखन भरे भांडे फोड़े और दूध छाली से अपने मुंह भरे थे। कब वाटिका में छोटे छोटे किंतु घने पेड़ों की छांव में विश्राम किया था। ये सब कुछ वो श्री कृष्ण के बारे में बोलते हैं। कब दिल की धड़कनों को एकदम से तेज करने वाले अंदाज में बंसी बजाई थी और पता नहीं कब वृंदावन की पूरी दुनिया संगीतमय हो गई थी। पता नहीं ये सब कब हुआ था, लेकिन कोई आज भी वृंदावन जाए तो नदी का सांवला पानी उसे पूरे घटनाक्रम की याद दिला देगा। कहते कि ये सब कुछ कब हुआ था इसके बारे में किसी को नहीं पता, लेकिन अगर आज भी कोई वृंदावन जाता है तो नदी का जो पानी है, सांवला पानी जो है, उसे ऐसा महसूस होता है कि जैसे कृष्ण की घटनाएं जो हैं वो पूरी ही उसके सामने आ रही हो। हर सुबह सूरज निकलने से पहले जब पतली गलियों से उत्साह भरी भीड़ नदी की ओर बढ़ती है तो लगता है जैसे उस भीड़ को चीरकर अचानक कोई सामने आएगा और बंसी की आवाज़ पर सब किसी के कदम थम जाएंगे। यहाँ पर लेखक एक एहसास का वर्णन करते हैं और वो कहते हैं कि आज भी ऐसा लगता है कि जब वृंदावन की पतली गलियों से भीड़ नदी की ओर बढ़ती जा रही होगी तो अचानक से ऐसा लगेगा जैसे उस भीड़ में से कोई सामने आ रहा है और उसकी बंसी की आवाज़ जो है वो सबके कदमों को रोक रही है। हर सुबह हर शाम सूरज ढलने से पहले जब वाटिका का माली सैलानियों को हिदायत देगा तो लगता है जैसे बस कुछ ही क्षणों में वो कहीं से आ टपकेगा और संगीत का जादू वाटिका के भरे पूरे माहौल पर छा जाएगा। वृंदावन कभी कृष्ण की बांसुरी के जादू से खाली हुआ है क्या? अब यहाँ पर
जो लेखक है उन्होंने वृंदावन और कृष्ण का उदाहरण क्यों दिया है? वो इसलिए इसका उदाहरण देना चाहते हैं कि वृंदावन जो है वो कभी खाली नहीं हो सकता कृष्ण की यादों से, और जो संसार है वो सालीम अली की यादों से कभी खाली नहीं हो सकता है। मिथकों की दुनिया में इस सवाल का जवाब तलाश करने से पहले एक नज़र कमज़ोर काया वाले उस व्यक्ति पर डाली जाए जिसे हम सलीम अली के नाम से जानते हैं। कहते कि संसार में इस सवाल का जवाब हम तलाशना शुरू करते हैं कि क्या दुनिया में कृष्ण की बांसुरी का जादू कभी ख़त्म हो सकता है? तो कहते हैं कि उस एक कमज़ोर काया वाले उस व्यक्ति पर डाली जाए नज़र जिसे हम सलीम अली के नाम से जानते हैं। उम्र को शती तक पहुंचने में थोड़े ही दिन तो बच रहे थे। संभव है लंबी यात्राओं की थकान ने उनके शरीर को कमज़ोर कर दिया हो और कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी उनकी मौत का कारण बनी हो। अब लेखक कहता है कि सलीम अली की मौत किस कारण से हुई? कैंसर जैसी खतरनाक और घातक बीमारी से। लेकिन अब अंतिम समय तक मौत और उनकी आंखों से वह रोशनी छीनने में सफल नहीं हुई जो पक्षियों की तलाश और उनकी हिफाजत के प्रति समर्पित थी। सलीम अली की आंखों पर चढ़ी दूरबीन उनकी मौत के बाद ही तो उतरी थी। सलीम अली हमेशा ही अपनी आंखों पर एक दूरबीन चढ़ाए रखते थे जिससे वो आकाश में उड़ते हुए पंछियों को देखते थे। उनकी आंखों की रोशनी कहते हैं कि बहुत ज़्यादा अंतिम समय तक बहुत तेज थी। तो वही लेखक कहते हैं कि उनकी अंतिम समय तक मौत उनकी आंखों से रोशनी छीनने में सफल नहीं हुई जो पक्षियों की तलाश और उनकी हिफाजत के प्रति समर्पित थी। यानी कि उनकी आंखों की रोशनी ऐसी थी जो उड़ते हुए पक्षियों को देख लेती थी और ये जान लेती थी कि उनको वो पक्षी जो है वो किसी मुसीबत में तो नहीं है, और उनकी दूरबीन जो थी वो उनकी मौत के बाद ही उनकी आंखों से उतरी थी। उन जैसा वर्ड वाचर शायद ही कोई हुआ है, लेकिन एकांत के क्षणों में सलीम अली बिना दूरबीन भी देखे गए हैं। यहाँ पर लेखक ने सलीम अली को वर्ड वाचर कहा है। वर्ड वाचर क्या होता है? बर्ड क्या होता है? पक्षी। और वाचर क्या होता है? देखने वाला। और इसीलिए सलीम अली को बर्ड वाचर कहा गया है क्योंकि वो दूर से ही पक्षियों को देखकर उनके दुख सुख के अंदाजा जो था वो लगा लेते थे। कहते कि एकांत के क्षणों में सलीम अली बिना दूरबीन के भी देखे गए हैं। दूर क्षितिज तक फैली जमीन और झुके आसमान को छूने वाली उनकी नज़रों में कुछ कुछ वैसा ही जादू था जो प्रकृति को अपने घेरे में बांध लेता था। कहते कि उनकी आंखों में बहुत बड़ा जादू था, ऐसा जादू था जिसको देखकर ऐसा लगता था कि उस जादू ने प्रकृति को अपने अंदर बांध लिया हो। सलीम अली उन लोगों में से थे जो प्रकृति के प्रभाव में आने की बजाय प्रकृति को अपने प्रभाव में लेने के कायल होते थे। उनके लिए प्रकृति में हर तरफ एक हंसती खेलती रहस्य भरी दुनिया पसरी थी। यह दुनिया उन्होंने बड़ी मेहनत से अपने लिए गढ़ी थी। इसके गढ़ने से उनकी जीवन साथी तहमीना ने काफ़ी मदद पहुंचाई थी। तहमीना स्कूल के दिनों में उनकी सहपाठी रही थी। लेखक कहते हैं कि सलीम अली उन लोगों में से थे जो प्रकृति में खोने की बजाय प्रकृति को अपने अंदर समा लेना चाहते थे, और प्रकृति की एक हंसती खेलती दुनिया जो थी उन्होंने खुद ही अपने इर्द गिर्द बनाई थी। और इसे बनाने में जो उनका साथी था वो थी उनकी जीवन साथी तहमीना। तहमीना ने हर कदम पर उनका साथ दिया था और वह स्कूल के दिनों में ही उनकी सहपाठी रही थी, यानी कि उनकी पहचान जो थी वो स्कूल के दिनों से ही थी। अपने लंबे रोमांचकारी
जीवन के ढेर सारे अनुभवों के मालिक सलीम अली एक दिन केरल की साइलेंट वैली को रेगिस्तानी हवा के झोंकों से बचाने का अनुरोध लेकर चौधरी चरण सिंह से मिले। वह प्रधानमंत्री थे। कहते हैं कि जो सलीम अली थे उन्हें पक्षियों से इतना प्रेम था, वे पक्षियों के बारे में बहुत ही ज़्यादा चिंतित रहते थे और इसी प्रेम की वजह से ही वो एक दिन चौधरी चरण सिंह से मिले जो कि तत्कालीन प्रधानमंत्री थे और उन्होंने उनके सामने केरल की साइलेंट वैली को रेगिस्तानी हवा के झोंकों से बचाने का अनुरोध किया। चौधरी साहब गांव की मिट्टी पर पड़ने वाली पानी की पहली बूंद का असर जानने वाले नेता थे, यानी कि उनका संबंध भी गांव की मिट्टी के साथ था। पर्यावरण के संबंधित खतरों का जो चित्र सलीम अली ने उनके सामने रखा था उनसे उनकी आंखें नम कर दी थी। यानी कि सलीम अली ने साइलेंट वैली का जो चित्र तत्कालीन प्रधानमंत्री के सामने रखा था वो इस प्रकार उन्होंने रखा था कि जो प्रधानमंत्री थे उनकी आंखें भी उसके बारे में सुनकर नम हो चुकी थी, यानी कि उनकी आंखें भी भर आई थी। आज सलीम अली नहीं है, चौधरी साहब भी नहीं है, कौन बचा है जो इस सौंधी मिट्टी पर उगी फसलों के बीच एक नए भारत की नींव रखने का संकल्प लेगा? कौन बचा है जो अब हिमालय और लद्दाख की बर्फीली ज़मीनों पर जीने वाले पक्षियों की वकालत करेगा? कहते हैं कि आज सलीम अली हमारे बीच में नहीं है, वो इस संसार को छोड़कर जा चुके हैं और चौधरी साहब भी नहीं हैं। तो कहते हैं अब उनके जाने के बाद ऐसा कौन सा मनुष्य बचा है जो फसलों के बीच एक नए भारत की नींव रखना चाहता हो और जो हिमालय और लद्दाख की बर्फीली ज़मीन पर बर्फीले मौसम में जीने वाले पक्षियों की वकालत करेगा, यानी कि उन पक्षियों के बारे में सोचेगा, उनके दुख दर्द के बारे में बात करेगा। आगे लेखक क्या कहते हैं? सलीम अली ने अपनी आत्मकथा का नाम रखा था फॉल ऑफ अ स्पैरो। मुझे याद आ गया D.H. लॉरेंस की मौत के बाद लोगों ने उनकी पत्नी फ्रीडा लॉरेंस से पूछा था कि वह अपने पति के बारे में कुछ लिखे। कहते कि सलीम अली ने अपनी आत्मकथा लिखी थी जिसका नाम उन्होंने रखा था फॉल ऑफ ए स्पैरो। कहते हैं कि मुझे उनकी आत्मकथा को देखकर D.H. लॉरेंस याद आ गए कि जब उनकी मौत हुई थी तब उस समय उनकी पत्नी फ्रीडा से लोगों ने अनुरोध किया था कि वे अपने पति के बारे में कुछ लिखें। जो D.H. लॉरेंस थे वो भी पक्षी प्रेमी थे सलीम अली की तरह और बहुत बड़े लेखक थे। तो कहते कि उनकी पत्नी से उनके बारे में पूछा गया, लेकिन उनकी पत्नी ने कितना अच्छा उत्तर दिया। वो कहती है कि मेरे लिए लॉरेंस के बारे में कुछ लिखना असंभव सा है। मुझे महसूस होता है मेरी छत पर बैठने वाली गोरिया लॉरेंस के बारे में ढेर सारी बातें जानती हैं, मुझसे भी ज़्यादा जानती है। वो सचमुच इतना खुला और सादा दिल आदमी था। मुमकिन है लॉरेंस मेरी रगों में, मेरी हड्डियों में समाया हो, लेकिन मेरे लिए कितना कठिन है उसके बारे में अपने अनुभवों को शब्दों का जामा पहनाना। मुझे यकीन है मेरी छत पर बैठने वाली गोरिया उसके बारे में और हम दोनों ही के बारे में मुझसे ज़्यादा जानकारी रखती है। यहाँ पर जो लेखक हैं उन्होंने लॉरेंस का भी जो पक्षियों के प्रति प्रेम था उसे दर्शाया है। वो कहते हैं कि उनकी पत्नी कहती है कि मेरी छत पर बैठने वाली जो गोरिया है
वो मुझसे ज़्यादा लॉरेंस के बारे में जानती होगी। क्या कारण था कि जो लॉरेंस थे वो उसके साथ बहुत ज़्यादा समय बिताते थे, उसके साथ पूरी तरह से घुले मिले हुए थे। वो कहते हैं कि हो सकता है कि लॉरेंस जो है वो मेरी रगों में समाये हो, मेरी हड्डियों में समाये हो, लेकिन मैं उनके बारे में कुछ लिखूं ये मेरे लिए बहुत ही कठिन काम है, क्योंकि मेरी छत पर बैठने वाली जो गोरैया है वो मेरे बारे में और यहाँ तक कि हम दोनों ही के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी रखती है, और वो जानकारी जो है मुमकिन है कि वो मुझसे ज़्यादा ही हो। जटिल प्राणियों के लिए सलीम अली हमेशा एक पहेली बने रहेंगे। बचपन के दिनों में उनकी एयर गन से घायल होकर गिरने वाली नीलकंठ की एक गोरैया उनकी सारी जिंदगी उन्हें खोज के नए नए रास्तों की तरफ ले जाती रही। जिंदगी की ऊंचाइयों में उनका विश्वास एक क्षण के लिए भी डिगा नहीं। वो लॉरेंस की तरह नैसर्गिक जिंदगी का प्रतिरूप बन गए थे। लेखक क्या कहते हैं कि कुछ लोगों के लिए सलीम अली हमेशा ही एक पहेली की तरह बने रहेंगे, जिसको हल करना उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है। अब यहाँ पर उन्होंने सलीम अली के पक्षी प्रेम के बारे में बताया है कि वो किस प्रकार पक्षी प्रेमी बने। उन्होंने पक्षियों के लिए अपने आप को समर्पित कर दिया। वो उनके बचपन की एक घटना का बताते हैं कि एक बार उनकी एयर गन से एक नीले कंठ वाली गोरैया जो थी वो घायल होकर गिर पड़ी, और उन्होंने उसे उठाया, उसकी मरहम पट्टी की, उसका इलाज किया, और जब तक वो ठीक नहीं हुई तब तक उसके बारे में उसके साथ साथ ही रहे। कहते कि एक ऐसी ये घटना थी जिस घटना ने उन्हें पक्षियों की तरफ मोड़ दिया, और वो पक्षियों के बारे में ही सोचना शुरू हो गए। कहते कि वे गोरैया सारी जिंदगी उन्हें खोज के नए नए रास्तों की तरफ ले जाती रही। जिंदगी में ऊंचाइयों पर पहुंच पर भी उनका विश्वास कभी भी डगमगाया नहीं, और वो लॉरेंस की तरह ही नैसर्गिक जिंदगी का प्रतिरूप बन गए थे। यानी कि उन्हीं की तरह वो पूरी तरह से प्रकृति प्रेमी बन गए थे। सलीम अली प्रकृति की दुनिया में एक टापू बनने की बजाय अथाह सागर बनकर उभरे थे। कहते कि जिस प्रकार सागर निरंतर चलता रहता है, आगे की तरफ बढ़ता रहता है, कहीं पर भी उसका पानी रुकता नहीं है, और जो एक टापू है वो एक जगह पर ही खड़ा हो जाता है। कहते कि उसी प्रकार उन्होंने वो टापू नहीं बने, बल्कि एक सागर की तरह आगे की ओर ही बढ़ते चले गए। कहते उन्होंने टापू बनकर एक ही जगह नहीं रुकना चाहा कि मुझे एक जगह से पक्षियों के बारे में जानकारी मिल गई है तो मैं वहीं पर रुक जाऊं, उससे आगे ना बढ़ूं और पक्षियों के से संबंधित जानकारी हासिल ना करूं। कहते ऐसा उन्होंने कभी भी नहीं सोचा, बल्कि वो एक सागर की भांति आगे ही आगे बढ़ते रहे और पक्षियों के बारे में जानकारियां हासिल करते रहे, और पक्षियों की खोजबीन में लगे रहे और उनकी सेवा में ही जुटे रहे। जो लोग उनके भ्रमणशील स्वभाव क्या होता है? जो व्यक्ति इधर से उधर घूमता ही रहता है और उनकी यायावरी से परिचित है, उन्हें महसूस होता है कि वो आज भी पक्षियों के सुराग में ही निकले हैं और बस अभी गले में लंबी दूरबीन लटकाए अपने खोजपूर्ण नतीजों के साथ लौट आएंगे। कहते हैं कि जो लोग पूरी तरह से उनके स्वभाव के बारे में जानते हैं, उन्हें पता है कि जो सलीम अली थे वो एक भ्रमणशील स्वभाव के व्यक्ति थे, और उनकी यायावरी क्या होता है? घुमक्कड़ स्वभाव, जो कभी भी एक जगह पर व्यक्ति टिक नहीं सकता, लगातार इधर से उधर घूमता रहता है, उसे कहा जाता है यायावरी।
तो वो कहते हैं कि ऐसे जो व्यक्ति थे, जो लोग उनके ऐसे स्वभाव से परिचित थे, वो लोग अभी तक ये जो है इस बात को समझ नहीं पाए कि सलीम अली जो है वो इस दुनिया में नहीं है, बल्कि वो लोग आज भी यही सोचते हैं कि सलीम अली आज भी पक्षियों के सुराग में निकले हैं और उनका सुराग लेकर और उनकी खोज करके नतीजों के साथ वापस लौट आएंगे। जब तक वो नहीं लौटते, क्या उन्हें गया हुआ मान लिया जाए? लेखक अंत में क्या कहते हैं? मेरी आंखें नम हैं सलीम अली, तुम लौटोगे ना। लेखक कहते हैं कि जब तक वो नहीं लौटते तो उनके बारे में क्या लिया माना जाए, क्या उन्हें गया हुआ माना जाए? लेखक कहते हैं कि ये सलीम अली, मेरी आंखें तुम्हारी याद में नम हैं, आंखें नम हैं, क्या तुम लौटोगे? हे सलीम अली, तुम लौट आओ ना। इस प्रकार लेखक ने अपने इस संस्मरण में सलीम अली से संबंधित जितनी भी यादें हैं उन सब का वर्णन किया है। बहुत ही मार्मिक ढंग से उनका वर्णन किया है। इसमें उन्होंने तद्भव शब्दों के साथ साथ कहीं कहीं उर्दू के शब्दों के साथ साथ अंग्रेजी के शब्दों का भी प्रयोग किया है। इस प्रकार इस पाठ से संबंधित जो व्याख्या थी वो मैंने बहुत ही सरल शब्दों में की है। वो इस पाठ को बहुत ही सरल और बहुत ही सरल शब्दों में इस पाठ की व्याख्या को मैंने किया है, ताकि आप लोग जब भी इस पाठ को समझें तब आपको इसे समझने में किसी प्रकार की कोई मुश्किल ना हो, आपको आसानी से ये पाठ जो है वो समझ में आ जाए। आशा करती हूँ कि आपको ये पाठ आसानी से समझ आएगा और ये मेरी वीडियो जो है वो आपको बहुत अच्छी लगेगी। अगर ऐसा है तो लाइक का बटन दबाना मत भूलें। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए ताकि दूसरे लोगों तक भी पहुँचे। सब्सक्राइब करना मत भूलिए और बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलिए ताकि मेरी जो आने वाली वीडियोज़ हैं वो भी आसानी से आप लोगों के पास पहुँच सके। मेरी पिछली वीडियो से संबंधित जो लिंक हैं वो आप लोगों के सामने, उसके लिंक जो हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। एक नई वीडियो के साथ एक बार फिर से आप लोगों के सामने आऊँगी। इस पाठ से संबंधित जो प्रश्न उत्तर हैं वो भी आपको मेरी अगली वीडियो में मिलेंगे। अगली वीडियो तक एक बार फिर आपके सामने आने तक, तब तक के लिए धन्यवाद।